नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वासुदेव डिजिटल के हमारे खास कार्यक्रम सुनी अनसुनी में। सुनी अनसुनी के 10वें एपिसोड में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एवं ऊर्जावान नेता श्री अभिषेक चौधरी गुज्जर जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद भाई साहब, अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है अभिषेक जी, 2023 के विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्र लोकदल से आपको टिकट नहीं मिला। पार्टी ने वहां से मदन भैया को चुनाव लड़ाया, आपने नाराज होकर पार्टी छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए, लेकिन टिकट आपको भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं मिला। देखिए, मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अनुज जी आपका और आपके चैनल का वासुदेव मीडिया हाउस का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आपने ये सवाल किया है मुझसे 2023 का। 2023 में का विषय ये है कि 2015 में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं लोकदल पहुंचा और आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में। और आप समझ सकते हैं, मुजफ्फरनगर के खराब माहौल के बाद, दंगे के उस समय में जब पार्टी में बिल्कुल हाशिए पे थे सब लोग, और मैं उस समय चौधरी साहब के पास पहुंचा और मैंने उनसे अपनी अपील ये रखी, अपना दर्द रखा कि मुझे चौधरी साहब चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं ठीक है अभिषेक, मेहनत करो, हम चुनाव लड़ाएंगे आपको। 17 में विधानसभा चुनाव के लिए मैं खतौली के लिए मुझे बोला गया था, खतौली मैंने तैयारी की, पर एन वक्त पे 17 पे चुनाव हो गया, हमारे छोटे भाई चंदन चौहान का टिकट हो गया। तो मुझे जैन जी का फ़ोन आया कि अभिषेक हम आपको लड़ाना चाहते थे, परंतु वहाँ चूँकि गुजर संख्या में इतना नहीं है और चंदन चौहान जी का टिकट हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर मुस्लिम लड़ जाएगा शहनवाज। मैंने कहा ठीक है चौधरी साहब, पार्टी हित में जैसा भी हो। 17 में नहीं लड़े कोई बात नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ फिर चुनाव लड़ा और फिर 19 में चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ चुनाव लड़े, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ चौधरी साहब को चुनाव लड़वाया। चौधरी अजीत सिंह जी ने मन से मुझे कई बार कहा कि हमारा होने वाला अगला विधायक अभिषेक हमारे बीच में है। दिल्ली की मीडिया से मेरा परिचय उन्होंने कई बार कराया। खैर, मैं अब आश्वस्त हो गया, आदरणीय बड़े चौधरी साहब ने भी कहा और जैन जी से मेरी अच्छी बात थी। अब आ गया 2022, समाजवादी का गठबंधन हो गया। समाजवादी का जब गठबंधन हुआ तो सारे प्रकरण में मैं बहुत मजबूती से जैन जी के पीछे खड़ा रहा और उस समय मुझे लग गया कि जैन जी प्रयास कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। तो राजपाल सैनी का कोई टिकट हुआ खतौली से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं अपने नेता पे यकीन करता रहा और मुझे चौधरी साहब ने भेज दिया जेवर चुनाव लड़वाने के लिए अवतार सिंह बढ़ाना का। अवतार सिंह बढ़ाना जी का चुनाव मैंने पूरी ईमानदारी से लड़ा, मैं जैन जी के पीछे खड़ा रहा, हमारी बातचीत होती रही, चंदन चौहान MLA हो गए। अब उसके बाद आया उपचुनाव 23, जहां आपने मुझे कहा जी। जब 2023 का उपचुनाव आया तो मैंने चौधरी साहब से अनुरोध किया कि चौधरी साहब अब मेरे पास मौका है, खतौली में तैयारी कर रहा हूं। तो कह ले ठीक है अभिषेक, आप तैयारी करो। हमसे चुनाव में मेरे से खतौली में, मेरे से पिपलेड़ा में बड़ी मीटिंग कराई गई। एक मीटिंग संजय राठी से कराई गई जो वर्तमान में हमारे साथी जिलाध्यक्ष हैं, एक मीटिंग उन्होंने की, एक राजपाल सैनी ने की और मैंने बहुत बड़ी मीटिंग 10 तारीख में की। हजारों की संख्या में लोग थे। कोई बात नहीं, मीटिंग हम कार्यकर्ता हैं, मीटिंग करते भी हैं। मुझे सिर्फ नाराजगी अपने नेता से इस बात की रही कि 10 तारीख की शाम को 5 बजे जैसे ही वो मंसूरपुर से निकले, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। एक कार्यकर्ता, आप समझ सकते हैं मैं एक आम परिवार से हूं। अनुज जी, आप बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं पर आप एक पब्लिक में भी रहते हैं। मेरा परिवार की पूरी उम्मीदें चौधरी साहब से थी बिल्कुल। और चौधरी साहब ने भाई साहब उस समय एक ट्वीट कर दिया। अगर चौधरी साहब 11 तारीख में, 25 तारीख पर्चा भरने की लास्ट डेट थी जी। अगर चौधरी साहब 11 तारीख में मुझे बुला के कह देते कि अभिषेक मजबूरी है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 7 से 8 साल उनके साथ रहे और मैं उनके साथ 24 घंटे घर, बीवी, बच्चे, परिवार छोड़ के लगा रहा, तो कम से कम मुझे विश्वास में तो लेते। निश्चित रूप से तो मेरी जवाबदेही मेरे परिवार के प्रति भी थी। तो मुझे जब उन्हें हाशिए पे कर दिया और एक खाली ट्वीट, तो मुझे लगा कि अभिषेक तुम्हारा वजन यहाँ नहीं है और मुझे वो वास्तव में आघात पहुंचा और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। ट्वीट पे आप दर्शकों को याद दिला दें। ट्वीट में तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मदन भैया का टिकट घोषित किया जाता है। अच्छा, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उनका टिकट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, ट्वीट से कर दिया उन्होंने, ट्वीट आपसे कर बातचीत नहीं की गई? किसी से बातचीत नहीं की। तीनों मीटिंग जैन चौधरी, आदरणीय चौधरी साहब ने ज्वाइन की और शाम को निकलते ही मेरे फोन की बैटरी डाउन होगी और वो मुझे लोगों ने बताया कि टीवी पे पट्टी चल रही है कि खतौली विधानसभा से उपचुनाव में प्रत्याशी मदन भैया घोषित। मैंने चौधरी साहब से मेरी सिर्फ ये अनुरोध है कि एक कार्यकर्ता आपके पीछे 24 घंटे है, उन्हें पता भी था
उन्होंने मुझे कई बार कहा, अभिषेक भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा सम्मेलन मैंने कराया, मैंने कई कार्यक्रम खतौनी बड़े बड़े कराए, और चौसा को बता के कराए। उन्होंने कहा थोड़ी सी अभिषेक ये मेहनत करो, ये मैं सब करूंगा, मैंने सब किया। आप टिकट नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कारण हो भी रहो। चौधरी साहब मुझे बुला के ये कहते कि अभिषेक, कंधे पे हाथ मारते कि भाई ये मजबूरी है, मान जाता। अभिषेक जी, एक कारण आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपको विश्वास में नहीं लिया गया। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल अब मेरा बन रहा है कि यदि आपको टिकट नहीं हुआ, आपको विश्वास में लेकर, क्या मुजफ्फरनगर लोकदल में कोई चेहरा ऐसा नहीं था उस समय जो चुनाव लड़ने लायक हो चौधरी साहब की नज़र में? नहीं, ये देखिए 2023 का जो उपचुनाव था जी, मैं गुजर हूँ जी, मैं गुजर नेता हूँ, और मैं आपके सबसे कार्यकर्ताओं में, अच्छे कार्यकर्ताओं में आप मुझे मानते हैं। आप दूसरे कार्यकर्ता भी थे, तीसरे भी थे, नाम लेना मैं किसी का नहीं चाहता। आप मेरी जाति का एक प्रत्याशी लेकर बाहर से आए, बिल्कुल। आपको गुजर ही लड़ाना है, और गुजर लड़ाना है वो भी एक्सपोर्ट करके, तो फिर लोकल स्तर का आदमी क्या करेगा? निश्चित रूप और मेरे कष्ट था, एक मैं आत्मिक रूप से परेशान था कि मैं मध्यम वर्ग के परिवार का आदमी हूं, बता चुका आपको पहले से भी। बिल्कुल। मेरी दादी जब जीवित थी तो कोविड से पहले, जी। तो उनका एक ही शब्द, लाला तेरा पर्चा कब होगा? रात को 11 बजे जाता था मैं, रात को मगा जी कहाँ, तो दिल्ली गया था, वहाँ मीटिंग थी, तो तेरा पर्चा कब को होगा, वो इसी बात को कहते कहते चली गई। तो मुझे कष्ट इसी बात का था कि मेरे परिवार की मुझसे जुड़ी हुई, और मुझे जरा सा भी राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा दल, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं उनके बहुत नज़दीक लोगों में था। 17 में काट दिया, आपने बता दिया, मैंने अपने घर वालों को समझा दिया। 22 में मुझे खुद परिस्थिति दिख गई कि आपको चौधरी साहब का मुझे पता है, अखिलेश यादव ने फ़ोन तक नहीं उठाए। खैर वो विषय नहीं जाना चाहता, बहुत सम्मानित नेता है हमारे, वो मैं राज्यपाल सैनी की भी नहीं कोई बात की। अब आप गुजर ही लड़ा रहे हो, और वो भी लड़ा रहे हो वहाँ से लाके, और एक दिन बात हुई चौधरी साहब ने, मैं नहीं लड़ाऊंगा इसको, ये तो इस पर बहुत मुकदमे हैं, और आपने लड़वा दिया। अन्याय आपके साथ हुआ है। खैर 23 से निकलकर हम 2026 में आ जाते हैं। अभी नव वर्ष के दिन आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि आप इस वर्ष चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। तो जैसे पंचायत चुनाव का भी बिगुल अभी बजने ही वाला है, तो आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? ब्लॉक प्रमुख की लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का लड़ रहे हैं, सदस्य होते हुए अध्यक्ष तक जा रहे हैं, या विधानसभा का चुनाव आप लड़ रहे हैं? देखिए, जब आदमी लंबे समय से राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा, हम लोग विधानसभा के लिए प्रयासरत हैं जी। पर चूंकि लोकदल में एक दल है, उसमें हम नेता से डायरेक्ट टच में थे और नज़दीक थे उनके। हमारे बहुत नज़दीक के जिले में बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे सुधीर भारती जी, वो भी हमने उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा, सब लोग विश्वास में थे हमारे। अब हम भारतीय जनता पार्टी जी को आप ही राष्ट्रीय लोकदल में वो मुझे लेके गए थे। अच्छा, सुधीर भारती जी ने ही मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी। अच्छा। तो वो अच्छे नेता हैं, अपना पूरा वो भी तन मन धन से पार्टी के प्रति 24 घंटे समर्पित है, समर्पित होती है, असली लोकदल है। बिल्कुल, जिसने जो लोकदल है वो असली लोकदल में उनमें है। तो खैर मैं अपनी बात बताऊं, जब अब ये चल रहा है 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, 26 आया तो एक सरगर्मी हुई कि भाई चुनाव, जब हम आए थे 23 में जब गठबंधन नहीं था, बिल्कुल। अब मैं प्रैक्टिकल राजनीति करने वाला आदमी हूं, अब 27 में विधानसभा का चुनाव होगा। जब 27 में विधानसभा का चुनाव होगा तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में लोकदल को भी सीटें मिलेंगी, निश्चित रूप से लोकदल भी अपना खाता लेगा। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो 6 की 6 मिलती, तो 6 की 6 जातियां सब सेट हैं, निश्चित तो एक गुजर लड़ता। अब विषय आ गया है कि अब लोकदल का गठबंधन है तो 2 से 3 सीटें लोकदल भी मांगेगा। बिल्कुल, जब 2 से 3 सीटें लोकदल पे जाएंगी तो हो सकता है, अब क्वेश्चन मार्क लग गया, मीरापुर पे भारतीय जनता पार्टी गुजर लड़ाती है जी। हम सोच के गए थे कि मीरापुर पे गुजर बाहर से लाती है पार्टी, तो लोकल का गुजर मैं अभिषेक हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं मेहनत करूंगा तो शायद मौका मिलेगा, मौका मिल सकता है। एक प्रयास मेरा जारी था। बिल्कुल। अब गठबंधन हो गया, गठबंधन पार्टी का है, ईमानदार से है, बड़े नेताओं का है, तो ऐसी स्थिति में मैं कोई पूर्व विधायक पूर्व सांसद का बेटा तो हूं नहीं। ऐसी स्थिति में मीरापुर लोकदल पे गई, तो मीरापुर लोकदल पे चली गई तो फिर मेरा नंबर नहीं आएगा जी। अब मेरी राजनीति करते 45वें साल में मैं चल रहा हूं आज की तारीख में, अनुज जी, तो 45वें में चल रहा हूं। तो मैंने फिर अपने ही एक नेता को देखा मुजफ्फरनगर में, मैंने भी ये देखा कि हमारे जिले में नेता हुए चितरंजन स्वरूप बहुत बड़े नेता हुए, मिनिस्टर भी हुए, सब कुछ हुए। उनके बेटा है गौरव स्वरूप, हमारे भाई हैं, बिल्कुल, और शहर के धनाढ़े लोगों में है, अच्छा व्यापार है उनका, गिनती के परिवारों में उनकी गिनती है। जब वो विधानसभा छोड़ के नगर पालिका की तरफ चले गए
तो मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को मैंने मन में ये सोचा कि भी सब लोग अब यहाँ पे हम संजीव बालियान नेता हैं हमारे, वो आम कार्यकर्ता को बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही पार्टी की भारतीय जनता पार्टी भी आम कार्यकर्ता को नेता बनाना चाहती है, चाहे वो आदरणीय प्रमोद ऊंटवाल जी हों, चाहे विक्रम सैनी जी हों, चाहे सुधीर सैनी जी हों, चाहे बाकी और चाहे हमारे रामनाथ भाई हों। बिल्कुल चौंकाने वाले चेहरे चौंकाने सामने आ वाले जाते चेहरे हैं। तो मैंने ऐसी स्थिति में एक सोचा और अपने लोगों से बातचीत की, समाज के लोगों से, अपने नेताओं से, कि क्यों ना हम जिला पंचायत अध्यक्ष की तैयारी करें, जी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मांगे अपने लिए। और वो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को जिला पंचायत में चुनाव लड़वाने का मैंने विचार अपने एक सामूहिक उसमें डाला, आप जैसे भाइयों से करा। सब लोगों ने कहा कि ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप जिला पंचायत को चुनाव लड़ो। तो मैंने वो कहा कि ठीक है, मेरी फिर पुरकाजी विधानसभा के एक वार्ड से हमारी तैयारी है। बिल्कुल। और उसमें मैंने माननीय वहाँ मंत्री हैं लोकदल से, हमारे चंदन चौहान सांसद हैं, जो भी संभावित सब लोग हैं जिले की, सब हस्तियों से बात की और उन्होंने सहमति दी कि हाँ अभिषेक, आपका निर्णय ठीक है, आप आगे बढ़ो। तो मैंने उसके बाद एक बयान ये किया, नव वर्ष पर आपने जारी किया। अभिषेक जी, आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी आप किसी बड़े पद पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने आपको गदर दे रखा है, सुरक्षा कर्मी आपके पास है। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी रसूख रखते हैं और जिस भी दल में आप रहे हैं इसी तरीके से, दमदार तरीके से आप रहे हैं। तो किस तरीके से आप जलवा अपना बिखेर देते हैं? नहीं, जलवा नहीं है ये अनुज भाई, भगवान भोलेनाथ का मुझ पर आशीर्वाद है। मैं जिस दल में भी रहा पूरी ईमानदारी से रहा और पूरी ताकत से रहा जी। मैं जब 2022 में मैंने जब नवंबर में पार्टी ज्वाइन की जी। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय संजीव बालियान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का कॉल मेरे पास आया और उन्होंने भी उनसे मेरी बात हुई और मुझे लखनऊ बुलाया गया। जी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मेरा नियत था जाने से पहले, मैं 2 घंटे लेट हो गया। मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई फ़ोन पे। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अभिषेक क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं सम्मान चाहता हूँ, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं एकदम से पहले ही दिन उनसे कोई बात करता। बिल्कुल। और महाराज जी ने कहा तुम्हारे सम्मान में अभिषेक कोई कमी नहीं होगी। जी। तो बस मैंने ये बात उनसे की। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझसे क्या चाहते हो, तो उन्हें पता ही अंडरस्टूड है भाई, जो चुनाव की वजह से पार्टी छोड़ के आया है अब कोई और क्या करने आएगा। बिल्कुल सही। तो जब से आशीर्वाद है, मैं घर पहुंचा तो मेरे 2 सुरक्षाकर्मी उसी दिन घर पे मिले और ये महाराज जी का और माननीय भूपेंद्र जी का सब आशीर्वाद है और सब आप लोगों का प्रेम है। बहुत बधाई आपको। अभिषेक जी, राजनीति में बहुत सारे लोग, प्रचलन था कि पैसा कमाने के लिए राजनीति को व्यापार समझते हुए लोग आते थे। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से ये पैटर्न थोड़ा बदला है, सेवा भाव से भी नौजवान अब राजनीति में दस्तक दे रहे हैं। तो इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस गांव के आप रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आय के आपके क्या साधन हैं और आपकी राजनीतिक यात्रा शुष्क में आप हमें बता दें, कहाँ से आप चल कर आए और किस तरीके से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप हंसेंगे अनुज जी, मेरा जन्म 20/6/81 है जी। 81 को मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म मेरठ में हुआ। जी। 6 महीने का मैं था तो मुजफ्फरनगर आ गए। जी। मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज में सरकारी नौकरी करते थे। जी। और किस जगह? यहाँ पे बेसिक, पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, उनके बाद ट्रांसफर होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर दफ्तर में क्लर्क, एज ए क्लर्क। जी। और वो अभी 2016 में रिटायर हुए। जी। आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी मेरे पिताजी का नाम है। हम 3 भाई बहन हैं और मेरी शिक्षा सब मुजफ्फरनगर में हुई। मेरा जन्म जरूर वहाँ हुआ पर मेरा 6 महीने से ही यहाँ आ गए पूरा परिवार। मुजफ्फरनगर 45 साल की उम्र में, 45 साल से हम लगातार पूरा परिवार यही है। घर मेरा गांधी कॉलोनी में है और सारी जमीन फार्म वगैरह हमारा सारा मीरापुर में है। अब ये तो थी मेरे परिवार की, पिताजी सरकारी नौकरी में, हम 3 भाई बहन हैं। जी। ये जिसको अब राजनीति में आना ऐसा हुआ कि एक धमात गांव है, धमात, और वहां पे एक लोकतांत्रिक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने राकेश शर्मा जी। मेरा एक मित्र महावीर चौक पे हुआ करता था। मैं 11वीं में ट्यूशन पढ़ने जाया करता था यहाँ पे महावीर चौक पे ही जी। तो वो नगर अध्यक्ष बन गए। उन्होंने मुझे नगर उपाध्यक्ष बना दिया अपनी कमेटी में। जी। मैंने एक कुर्ता पजामा, चूंकि गांधी कॉलोनी रहते थे वहीं पे
उनकी दुकान पे एक 25 रुपये मीटर का कपड़ा लिया, 5 मीटर, और एक कुर्ता पजामा बनवाया। ड्राई क्लीन की दुकान थी अरुण शर्मा जी की। अरुण शर्मा जी की दुकान ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया। मैंने अपना वो कुर्ता पजामा सिलवा के वहीं धर दिया। संडे में और जब भी मीटिंग हुआ करे थी, कुर्ता पजामा डांटा और पहुंच गए मीटिंग में। और भाई साहब अनुज भाई, जब वो माला गिरनी शुरू हुई और वह हम बोलने शुरू हुए, आज मैं गौरवान्वित हूं कि मेरे प्रयास से उनमें 3 लोग तो नौकरी कर रहे सरकारी। जी। मैं अनुराधा चौधरी जी उसमें मंत्री थी, तो मैंने अपने संबंधों का उनसे रिक्वेस्ट की, मतलब अनुराधा जी जो मेरे आप जैसे भाई हैं, वे आज नौकरी में हैं। हमारा पूरा ग्रुप चला, पर आज मैं इस राजनीति में उलझता चला गया। अब मेरे साथी नौकरी भी कर रहे, आनंद ले रहे। उसके बाद लोकतांत्रिक कांग्रेस में हम थोड़े से अड़ियल पे रहे। जी। हमारा एक विवाद हुआ, नरेश गोयल थे प्रदेश के महामंत्री, जी। कोई पुतला फूकने को लेकर था, हमने वो छोड़ दी। मिथिलेश पाल जी हमारे घर आई जी। सन 2000 में। महावीर आजाद जिलाध्यक्ष थे, हमने वो भाई साहब 2000 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। हम वहां घुसे, फिर पद के लिए आए। कल विधानसभा का महामंत्री बनने की बात आई। महावीर आजाद कहने लगा, अरे कितने गुज्जर है शहर में, कहाँ महामंत्री बनेंगे? हमने कहा नहीं बनने गए। जी। तो फिर बसपा में चलते चले गए, भाईचारा का जिलाध्यक्ष हो गए। 2004 में बहन कुमारी मायावती ने दिल्ली में कमेटी बनाई, प्रदीप सैनी जिलाध्यक्ष बने, आजकल जो हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं उस कमेटी में, बहन जी ने खुद 2004 में जी मैं जिला सचिव बनाया और जानसठ विधानसभा का प्रभारी बनाया। जी। अनिल जी टिकट चाह रहे थे साथ में, उमा किरण जी पार्टी छोड़ के चली गई थी। अनिल जी मेरे साथ प्रभारी थे 2004-05 में जी। जानसठ विधानसभा के। जी। तो जानसठ से हम लोग जिला, ऐसी जिम्मेदारी चलती गई। 8 में प्रदीप सैनी जिलाध्यक्ष हो गए, मैं जिला प्रभारी भी रहा। सूरज सिंह वर्मा जिला अध्यक्ष रहे सत्ता में 2008 में। 8 से 12 तक मैं जिला महामंत्री लगातार 3 बार, और जिला प्रभारी शामली रहा। जी। तो स्नेह सब जगह लग रहा, काम करता चला गया, मैं ऐसे उलझता चला गया। मेरे साथ के लोग सब राजनीति से बाहर चलते चले गए, और आज आपके सामने अभिषेक बैठा भाई साहब। उसके बाद मैं टिकट 12 में चाहता था, सिद्दीकी साहब ने कहा भाई आपको चुनाव, गुजर चुनाव नहीं लड़ेगा मुजफ्फरनगर में। हमने कहा जब चुनाव नहीं लड़ने के तो फिर यहाँ क्या करेंगे? तो मैंने 15 में पार्टी छोड़ दी, फिर लोकदल गए। लोकदल से आपके सामने एक्सीडेंटली मुझे बीजेपी आना पड़ा। तो ये है। अभिषेक जी, जहां एक और देखा जा रहा है कि गांव से चलकर अपनी ज़मीन बनाकर कोई नेता शहर में अपना मकान बनाता है, तो आप एक विरला उदाहरण है जिसने शहर से चलकर गांव की तरफ बढ़कर गांव में अपनी ज़मीन बनाने का काम किया। खैर, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अगला मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। क्या पंचायत चुनाव 2026 में हो रहे हैं क्या, या फिर विधानसभा चुनाव के साथ होने जा रहे हैं 2027 में, या 27 के बाद होने जा रहे हैं? देखिए, सरकार का बड़ा विषय है, पर मेरा व्यक्तिगत मंतव्य ये है इसमें, जो लोगों के बीच में बैठते हैं, कि सरकार की तैयारी तो पूरी है, पर सरकार चुनाव, ऐसा लगता है कि चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत जवाब है कि चूंकि SIR चल रहा है, SIR हो गया है। अब पिछली बार जो 2022 में चुनाव हुआ था, 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में वोट पड़ गया था। जब 10 फरवरी को वोट पड़ गया था, तो अब 1 साल से भी कम का समय है जी। अब अगर हम नगर इसके चुनाव में जाएंगे, इसमें चुनाव में जाएंगे पंचायत के, तो सरकार हो सकता है, क्योंकि बराबर के जनपद में, बराबर के स्टेट में, उत्तराखंड में वहाँ 6-6 महीने का 2 बार विस्तार दिया गया, और 6-6 में इस विस्तार में प्रधान को ताकत दी गई, प्रशासक बनाया गया जी। तो एक बराबर के प्रदेश से हम हो सकता है कि उसको देखते हुए कि ये प्रधानों को प्रशासक बनाए या ना बनाए, या EDO को चार्ज दें, वो तो भविष्य गर्भ में है, पर लगता मुझे ऐसा ही कि चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। जी, विधानसभा के बाद होंगे। अगला सवाल अभिषेक जी मेरा आपसे है, अभी कल ही मुजफ्फरनगर की भाजपा की जिला कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है। इस निश्चित रूप से माना जा रहा है कि A to Z कैंप का बड़ा आशीर्वाद कमेटी को रहा है, और वहाँ से काफ़ी चेहरे ऐसे निकल कर आए हैं जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आपको भी उस कैंप का करीबी माना जाता है। मैं सीधे तौर पर कह देता हूं कि संजीव बालियान जी का करीबी माना जाता है, उसके बावजूद भी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत स्तंभ है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटे वो A to Z कैंप की आप बात करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि संजीव बालियान वो इस जिले की हस्ती हैं जी, कि वो 24 घंटे जनता के लिए समर्पित नेता है,
वो अगर सुबह से उठते हैं, उठने के बाद कहीं अंदर नहीं बैठते, वो सुबह उठने के बाद पब्लिक में आ जाते हैं और सुबह से लेकर रात तक। निश्चित। और मैं भी राजनीतिक जीवन में 25 साल से हूँ। हमारे मित्र आदरणीय अनिल जी कैबिनेट मंत्री भी हैं। हमने बाबू हुकुम सिंह को भी 2004 में कैबिनेट मंत्री, 2002 में, 2004 में कैबिनेट मंत्री के रूप में देखा। जी। मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पर केंद्रीय राज्य मंत्री इतने लंबे समय कोई नहीं रहा। बिल्कुल। और संजीव बालियान 54-55 देशों में घूम चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो एक ओरा बनाया है, जी। हम सभी नेताओं को, जो किसी भी दल में हो, अगर संजीव बालियान के साथ हम बैठते हैं और तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम जो उनके पास जाते हैं तो सीखने को मिलता है। तो खैर, मैं छोटा करते हुए कमेटी की बात आपने की, अब कमेटी कितनी प्यारी बनी है आप ये देखिए। बिल्कुल। देखिए, एक मेरे मन में दर्द है, मैं आपके चैनल से कहता हूं, ये अपने वासुदेव चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। पूरा देश कहता है युवा को बढ़ाइए, जी। पर युवा बढ़ेगा कौन? जिसका पिताजी एमपी एमएलए होंगे। जी। आप देख लीजिए, युवा को बढ़ाइए। अब युवा राहुल गांधी है, राहुल गांधी किसी युवा को बढ़ा रहा? नहीं। आप युवा हैं, दूसरे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे जिले में अब युवा नेताओं की बात करो, 3 युवा हैं, एमएलए हैं, वो एमपी हो, बताओ कौन है? युवा बढ़ाना ही नहीं चाहते। और ये संजीव बालियान या भारतीय जनता पार्टी, आप कमेटी में देखो, सब युवा हैं। जी। और इतनी युवाओं की टीम कभी नहीं आई। आप भी युवा हैं, आपको मौका क्यों नहीं मिला? मेरा मन नहीं रहे। मैं जिला कमेटी में, मेरा मन भी नहीं है। मुझे अभी चुनाव लड़ने का भी मन है। और आपने इच्छा व्यक्त नहीं की? हाँ, मेरा मन भी नहीं है। हमारे साथी सब लोग हैं, युवा साथी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी कमेटी, भाई साहब, जितने युवा हर समाज के। नहीं, आजकल तो आपका क्रिकेट खेलने को तो बड़ा मन रहता है संजीव जी के साथ में। अक्सर देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलते हुए आप लोगों को। तो कैसे इतने व्यस्ततम समय में से आप उसके लिए समय निकाल? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और लोग कहते भी हैं। और ये बात हम कई शादी ब्याह में भी जाते हैं तो लोग कहते हैं आजकल आप बल्ला बहुत बजा रहे हैं। जी। पर मैं मजाक क्या लहजे में भी लोग कह हाँ, रहे हैं। मजाक भी ले रहे हैं हम लोगों की। हाँ, पर और कुछ लोग पॉजिटिव वे में भी ले रहे हैं। ये कितना अच्छा जरिया है कि 25 लोग तो मैच खेलते हैं। जी। 25 लोगों की 2 टीम होती है। जी। और उसके साथ 50-75 लोग वहां सब लोग आ जाते हैं, देखने वाले दर्शक 100 लोगों के लगभग वहां होते हैं। जी। मंत्री जी, फिर वही बात कि संजीव बालियान कोई आज पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का चेहरा है। बिल्कुल। आपने देख भी लिया होगा, एक चुनाव हुआ था अभी वहां पे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो हुआ, और उसमें 300-350 वोट इनको मिली। मैं संख्या पे नहीं जा रहा कि सांसद या पूर्व सांसद, एक संजीव बालियान ने 300 सांसदों की वोट लेने का काम किया। कितना बड़ा, बिना किसी पैनल के। बिना किसी पैनल के। अब उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि देश में मैं चेहरा हूं। बिल्कुल। आज उस चेहरे के साथ हम लोग मैदान में मैच खेलते हैं। जब मैच खेलते हैं तो हमें उनको सीखने को मिलता है। और जितना वो 53 साल की उम्र है, 53 में प्रेस कर रहे हैं, तो 53 में वो जितना एनर्जेटिक, हम उनसे मैच खेलने नहीं जाते, हम अपना समय उनके साथ सब लोग व्यतीत करने जाते हैं और उनसे सीखने जाते हैं। और आज अच्छा खेलते भी हैं। एक और बात है महत्वपूर्ण, मैं अपने आपके चैनल से मैसेज देना चाहता हूं कि हमें मोबाइल से थोड़ा दूर भी होना पड़ेगा। जी। 24 घंटे हम फोन में लगे रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य इसको लेकर ये क्रिकेट के बहाने से हम 5 घंटे मोबाइल से दूर भी हैं। तो मंत्री जी का धन्यवाद, ये अच्छी पहल उन्होंने की है मुजफ्फरनगर के अंदर। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अभिषेक जी, आप जनपद मुजफ्फरनगर में किस नेता को मानते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती हो या कभी मिली हो? मुझे प्रेरणा 2 नेताओं से मिलती है। जी। 3। पहले नंबर पे बाबू हुकुम सिंह जी। जिन्होंने अपने जीवन में लोगों को, उनसे लोग संतुष्ट तो कम हो पाए, जैसे लेकिन एक आदर्शवाद की राजनीति बाबू हुकुम सिंह जी ने कभी एहसास नहीं होने दिया आक्रामकता का। और उन्होंने हमेशा जब आदमी घर पहुंचा, सौम्य ऐसा चेहरा, और आदमी नाराज होकर जाता था कि यार इन्होंने मेरी बात सुन तो ली, पर काम नहीं होने का, ना अधिकारी को फोन किया, ना कोई बात हुई। जी। वो संतुष्ट, पर जब वो आदमी घर पहुंचता था तो उसका काम हुआ मिलता था। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी मैं आदर्श मानता हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी, जितने सादगी चौधरी चरण सिंह जी से तो हम नहीं देख पाए, हमारा तो अभी चूंकि 81 का बर्थ है। पर चौधरी अजीत सिंह जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। जी। इतना सादगी वाले नेता, इतने बड़े रहने के बाद, इतने मंत्रालय उनके पास रहे, बेहद सरल, बेहद व्यवहारिक। वो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके बाद बाबू हुकुम सिंह का काम करने का तरीका,
संजीव बालियान जी का काम को खींच खींच के विकास कार्य के प्रति इतनी सजगता। बिल्कुल। कई बार मैं उनकी गाड़ी में रहता हूं तो वो सड़क से जा रहे हैं तो गड्ढे हैं तो तुरंत वो कहेंगे अरे एक्शन से बात कराओ। हाँ, किसी को प्रस्ताव देने की भी जरूरत नहीं हाँ। पड़ती, वो खुद ही देख वो खुद लेते ही हैं। मतलब वो गाड़ी में बैठे अरे एक्शन को बुलाओ कि ये सड़क टूट रही, ग्रामीणों को दिक्कत हो रही होगी। तो वो एक नेता ही है कि वो काम ढूंढते रहे। जी आज लोग कह रहे होंगे भी इस आपका जब ये ब्रॉडकास्ट जारी होगा तो कई लोग इस पर सवाल उठाएंगे, पर ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर संजीव बालियान आज सांसद होते तो ये जो आई है ट्रेन रैपिड रेल, ये रैपिड अगले 2-4 साल में मुजफ्फरनगर तक आ सकते थे। बिल्कुल। तो संजीव बालियान विकास के मामले में सड़कों का जाल, भाई हमने तो वो भी टाइम देखा जब 2-2 घंटे में शामली, 3-3 घंटे में सहारनपुर, निश्चित 2 घंटे में मीरापुर, तो वो गड्ढों वाली सड़कें, और आज बदलता हुआ मुजफ्फरनगर में बड़ा योगदान संजीव बालियान का है। बेहतर प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? बेहतर प्रधानमंत्री देखिए, हम सक्रिय राजनीति 2000 से कर रहे हैं। जी इन 25 वर्षों में बेहतर प्रधानमंत्री नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो मोदी जी से ऊपर कोई है नहीं, जितनी सौम्यता। और मोदी जी जिस ट्रैक से चल के आए, कहाँ से उन्होंने मेहनत करके आधार पर हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि 50 वर्ष की आयु के बाद तो पहली बार वो विधायक बने। बिल्कुल। और 50 वर्ष के हम भी सोचते हैं अब हमारी 45 पार होगी तो हम भी ऐसे लोग हैं कि भाई कब नंबर आवेगा। तो हम तो उन नेता में देखते हैं, और उनका अक्ष इतना बड़ा है, उनका जब वो बोलते हैं मन की बात में उनको सुनते हैं, कई उनके हर मुद्दे पे वो बात करते हैं, अपने लोगों में हर जनता से जुड़ा टच उनके पास रहता है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो मैं मानता हूँ सरदार मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी जो उनके जो वित्त मंत्री रहते, क्या जो उनका तजर्बा था उसको देश को बड़ा फायदा हुआ। हालांकि उनको सीमित कर दिया गया यूपीए के द्वारा, उनके योगदान उसमें तो हिटलरशाही थी, बिल्कुल आदरणीय वंचित रखा। और सबसे बड़े मोदी जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने ग्रामीण परिवेश को बदलने का काम किया। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक मिथक है, एक धारणा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो पाता है। जिस तरीके से बंगाल विधानसभा के चुनाव 5 साल पहले हुए थे, उसके परिणाम आने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना, बलात्कार की घटनाएं, तो केंद्र सरकार से कोई एक्शन सीधे सीधे नहीं लिया गया। अब फिर बंगाल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। तो कार्यकर्ताओं की एक बात है कि जब हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिलता चुनाव के बाद, तो फिर हम झंडा पार्टी का क्यों पकड़े? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान करती है। मैं बंगाल चुनाव की तो नहीं बात कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश पे आ जाता हूँ। बंगाल चुनाव में चूंकि मेरा अभी गया नहीं, पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई तो मैं जाऊंगा जी। आप ये देखिए 2007 से 12 तक की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उसमें कार्यकर्ताओं की चली, इसमें नो डाउट चली, बिल्कुल चली। उसके बाद उसमें अनुशासित कार्यकर्ता था, पर उसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष का माहौल का आरोप लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। 2012 से 17 की सरकार रही, और 12 की सरकार में मैं खुद, एक सतपाल सिंह इंस्पेक्टर थे, खतौली से शहर कोतवाली में आए थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वीआरएस ले लिया था जी। समाजवादी का एक नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उनके टेबल पे पैर करे हुए बैठा था जी। और ताजपुर के प्रधान जी का एक काम था, मैं उनके पास थाने में पहुंचा तो देखा इंस्पेक्टर तो सामने खड़े सतपाल सिंह जी, वो महानगर अध्यक्ष मेज पे पैर करके बैठा, और इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई हैं, वो सुनेंगे तो ब्रॉडकास्ट देखेंगे तो परेशान भी होंगे, आइसक्रीम लिए खड़े थे जी। जब मेरे किसी भी समाज का सैनी, पाल, कश्यप, प्रजापति, नाई, तेली, हिंदू जाति का कोई भी आदमी वहां गया होगा और उस अल्पसंख्यक समाज का नेता मेज पे पैर पर करके बैठा हुआ, तो उस पर क्या बीती होगी? निश्चित रूप। इंस्पेक्टर साहब ने कहा अभिषेक आ जाओ, मैं कहा नहीं बाद में आ जाऊंगा। ये हाल थाने में थे कि एक विशेष वर्ग की सुनवाई थी और उनका कार्यकर्ता पेंट से बाहर था, और मैंने एक कष्ट रखा, जो आपका सवाल है मैंने भी रखा है बात, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रामक हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे, तो सरकार कभी रिपीट नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान है, काम सबके होते हैं, पर यह हल्ला नहीं कटता, और यही रीजन है कि महाराज जी की सरकार दूसरी बार रिपीट उत्तर प्रदेश में हुई है, और प्रदेश में हम तीसरी बार, देश के अंदर तीसरी बार हैं। अभिषेक जी, गुज्जर समाज से आप आते हैं, और गुज्जर समाज को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत संवेदनशील नजर आ रही है। अभी 29 मार्च को दादरी में एक बहुत बड़ी रैली गुज्जर समाज को लेकर समाजवादी पार्टी कर रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस रैली में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में
गुर्जर समाज अपना स्थान कहाँ पाता है, इस पर आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं आपको जरा सा बताऊं, जो ये रैली हो रही है, वो रैली हो रही है जहां पर ये अखिलेश जी की, जी। और ये पहली रैली कर रहे हैं वो 2027 के कह के। जी। आपको यकीन नहीं आएगा, 2022 में राजकुमार भाटी से इसी विधानसभा से चुनाव लड़े थे, दादरी से। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आजकल वो नेता भी अपने आप को साबित फिलोस करने पे पर लगे हुए भी हैं। बने हुए हैं। हाँ, फिलोस पर भी बने हुए हैं। बिल्कुल। और वो घूमते भी हैं, और वो घूम रहे हैं, और उसके साथ साथ एक कह रहे हैं कि जो 2027 का आगाज भाई दादरी से होगा। ये कहें कि समाजवादी पार्टी के सुधांशु द्विवेदी बन रहे हैं आजकल। वो बनने का कुछ ही प्रयास कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल के बड़े अच्छे लोग सुनते भी हैं, अच्छा चैनल है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी जी 2022 में 1,10,000 वोटों से चुनाव हारे। जी। भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल नागर जी सम्मानित हमारे विधायक हैं वहां से। जी। ठीक, जो आदमी 1,10,000 वोटों से प्रदेश में चुनाव हारा हो, वो आगाज वहां कर रहे हैं। वर्तमान में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं चुनाव का आगाज करने। जी। मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, गारंटी लेता हूं कि इससे बड़ी हार समाजवादी की पार्टी की प्रदेश में कहीं नहीं होगी। दूसरे तीसरे नंबर की हार होगी किसी भी सीट पर। आप देखिए, जिस सीट पे वो आगाज करना जा रहे, तो उसी से बड़ी हार होनी है। 1,10,000 की हार हुई है। इन्होंने पूरे प्रदेश में एक हंगामा किया मिहिर भोज को लेकर। सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर समाज के गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, उस पर कोई है ही नहीं। पर उस पर क्या है, इन्होंने एक बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। हर गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए। जी। उस बोर्ड लगाने के बाद उसी विधानसभा से 1,10,000 से हारे। जी। और पूरे प्रदेश में गुर्जर समाज ने लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और समाजवादी पार्टी को कभी गुर्जर ने वोट नहीं दिया। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उनकी विधानसभा में 12-17 तक एक भी गुर्जर एमएलए जीत के नहीं गया। और 17 से 22 तक एक भी गुर्जर नहीं, उन्होंने एमएलसी बना के मंत्री बनाना पड़ा। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 12 से 17 तक एक भी एमएलए उनकी पार्टी में नहीं था गुर्जर। तो टिकट ही नहीं दिए या जीत कर नहीं आए? पर वोट नहीं मिला, जीत कर नहीं आप। और 17 से 22 तक, जी, 17 से 22 तक भी उनके पास कोई एमएलए ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो। जी। अब आए 22 से 27 जो चल रहा है, एकमात्र एमएलए पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के पास है, अतुल प्रधान। ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 7 तो एमएलए ध्यान हमारा कभी गया ही नहीं। 7 एमएलए गुर्जर हैं प्रदेश के अंदर, जी। जिसमें 5 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक लोकदल का है। अच्छा। लोकदल के मदन भैया और भारतीय जनता पार्टी के 5। जी। ये दावा कुछ ही करते रहे समाजवादी पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहना था, गुर्जर समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और लेकिन अभिषेक जी, गुर्जर समाज को लेकर माफ कीजिएगा, ये मिथक भी है कि वो पार्टी को नहीं नेता को देखते हैं। ये बिल्कुल सही, आपका मिथक इस जिले में बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार इस मिथक पे आपका ही जवाब है, आपका सवाल का जवाब दूंगा। बाबू हुकुम सिंह और आदरणीय संजय सिंह चौहान जी, और तीसरे थे हमारे वीरेंद्र सिंह जी, तीनों एक बार एक साथ एमएलए हो गए। तो वो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े। तो समाज ने उस समय निर्णय लिया कि भाई तीनों को जिता लिया। तो एक मिथक बन गया, भाई गुर्जर तो अपने पे जाता है और ये अपने पे ही जाते हैं। जी। उसके बाद ये मिथक भी आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने तोड़ने का काम किया। जी। मैं आपको बताऊं कि गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। जी। भाई वीरेंद्र सिंह जी बड़ा खानदानी परिवार है, बिल्कुल वट वृक्ष हैं पश्चिम वट उत्तर वृक्ष हैं, प्रदेश। बड़े नेता भी हैं हमारे समाज के। बिल्कुल। अब 2014 में चुनाव लड़े और मुजफ्फरनगर लोकसभा से लड़े। और मुजफ्फरनगर लोकसभा पे लगभग आप मानेंगे तो 9 पंजे 45, लगभग 4-4.5 लाख मुस्लिम समाज भी है। 4.5 लाख के लगभग 5 लाख के लगभग मुस्लिम समाज वोट था उस समय। निश्चित। अब तो और बढ़ गया होगा 14 में। अब उस समय वीरेंद्र सिंह जी को वोट मिला 1,60,000 जी समाजवादी को। जब समाजवादी को 1,60,000 वोट मिला तो टोटल मुस्लिम का ही तो था, हिंदू का वोट कहां था। बिल्कुल। और हम उस समय 2014 में बसपा में थे, तो कोई भी झंडा वीरेंद्र सिंह मतलब समाजवादी पार्टी का लगाने को कोई तैयार नहीं था। गुजर गांव की स्थिति तैयार नहीं था। सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पे गए, हम दूसरे दल में थे, ये बात अलग है। पर भारतीय जनता पार्टी ने ये मिथक को तोड़ने का काम किया। 14, 17, 19, 22 और 24, 14, 17, 19, 22, 24 एक तरफा गुर्जर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। जी। तो 2027 में भी जा रहा है या
कहीं कोई नाराजगी है? बिल्कुल 100% जी गुर्जर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी पे जा रहा है। उसका एक प्रमाण है, अभी हाल ही में, मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे समाज की बिटिया एक मुस्लिम समाज का युवक लेकर सहारनपुर से चला गया जी और बड़ा बवाल हुआ। बिल्कुल। और उसमें बवाल का इसलिए विषय है कि वो लड़का उनके मकान में किराएदार था 1 साल से। जी जिस दिन वो बच्ची 18 साल की हुई, जिस दिन, उसी दिन उस बच्ची को लेके भाग गया। जी मतलब अगर वो बच्ची जाती 6-7 महीने बाद, 18.5 पौने 19 में, तो हम मान सकते थे कि ये अचानक है। जी जब वो जिस दिन बालिग हुई उसी दिन लेके भागा, तो विद प्लानिंग थी। बिल्कुल। उस प्लानिंग में ना तो राजीव कुमार भाटी का एक शब्द आया, जी ना अतुल प्रधान वहां गए होके आगे, जी ना समाजवादी पार्टी का कोई बयान आया। कोई बाइट अतुल प्रधान की सुनाई नहीं आई। तो ऐसे में जब हमारे किसी भी समाज का कोई भी काम कोई मुस्लिम बच्चा हमारे साथ दिक्कत करेगा, तो फिर भी तो सब समाज के लोग गए। बिल्कुल। तो इसीलिए सब लोग, धी बेटी सुरक्षित है, हर क्षेत्र का आदमी खुश है। और देखिए 3 चीजें सरकार में, अपनी बात को खत्म करूंगा, सबसे बढ़िया बिजली, जी सबसे बड़ी बात सुरक्षा, बिल्कुल। और तीसरी चीज है पानी। पानी। इस सरकार में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसकी सरकार जब चल रही थी तो याद करना आप भी, गांधी कॉलोनी में ऐलान कर दिया था कि हम 12 बजे आएंगे, हमें रोक के दिखाना। जी तो वो सब लोगों को याद है। और समाजवादी की पार्टी की सरकार, इनका एक सुनहरा सपना है, सपना ही रहेगा। साथियों, हमारे साथ थे अभिषेक चौधरी गुर्जर, एक बहुत ही युवा और ऊर्जावान चेहरे, भारतीय जनता पार्टी में इस समय राजनीति कर रहे हैं, धैर्यवान हैं। बहुत बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आगामी जिला पंचायत चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अगले किसी खास मेहमान के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।